हाय एवरीवन। आज बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल की। जो हमारा आज का नया चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, डेट इज इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जाते हैं, इन्फेक्शन होता क्या है, कितने स्टेप्स में इन्फेक्शन होता है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस डिटेल्ड इस वीडियो में। सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक इन्फेक्शन कंट्रोल या इन्फेक्शन, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो पार्टिकुलरली इन्फेक्शन कंट्रोल से या इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में। सो हियर वी गो फॉर द न्यू टर्मिनोलॉजीज। बात करेंगे उस टर्मिनोलॉजी की जो बेसिकली बेसिक होती है। जो बेसिक्स होता है किसका, इन्फेक्शन कंट्रोल का। बहुत बेसिक तरीके से शुरू करेंगे, बहुत ही आरामदायक जो बेस होता है बेसिकली उस तरीके से शुरू करेंगे इस चैप्टर को और बेसिक आराम तरीके से समझेंगे कि इन्फेक्शन होता क्या है, क्योंकि चैप्टर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन के बारे में जानना है और एज ए नर्सिंग स्टाफ या फिर आप नर्स हो, अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, तो इन्फेक्शन के बारे में जानना, उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानना, उसकी बेसिकली जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसे अच्छे तरीके से समझें और उस तरीके को जो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको हम अपनाएं। तो आइए देखते हैं। जो पहला हमारे सामने जो फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी होगा, व्हाट विल बी दैट, कि द फर्स्ट वन इज एलर्जन। अगर हम बात करेंगे एलर्जन की, ठीक है, तो एलर्जन क्या होता है आप देखोगे। जैसे आपने सुना होगा, कोई भी हम आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, हम यूज करते हैं कि हमें एलर्जी हो गई है। तो एलर्जी शब्द जो है वो बेसिकली किससे आया है, एलर्जन से। तो एलर्जन होता क्या है उसके बारे में बात कर लें कि एलर्जन इज ए टाइप ऑफ एंटीजन। एंड एंटीजन, अब देखो बात आती है कि एंटीजन क्या होता है, ठीक है। तो एंटीजन की जब भी बात आएगी, एक दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या आया हमारे सामने, एंटीजन। तो वो फॉरेन माइक्रोब्स या फिर वो फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में आकर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या जनरेट होती है, एंटीबॉडीज बनती हैं जो बाकायदा क्या होता है, इन एंटीजन से जाकर बाइंड कर जाती हैं और फर्दर इन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो सबसे बहुत बेहद जरूरी बात है कि एंटीजन होते क्या हैं। तो अगर बात करें, कोई पूछे कि एंटीजन क्या होता है, तो हमेशा लिखेंगे एंटीजन इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ओके, एंटीजन इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक काइंड का प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है जो किससे बाइंड करता है, हमारी एंटीबॉडीज इससे बाइंड करती हैं और फर्दर बॉडीज में से क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो अगर एलर्जन की बात करें तो एलर्जन क्या होता है, एन एंटीजन विच इज कैपेबल of producing what, hypersensitivity reactions। ओके, वैसे एंटीजन जो हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को जनरेट कर सके या प्रोड्यूस कर सके, दैट विल व्हाट विल बी कॉल्ड इट इज कॉल्ड एलर्जन या दैट विल बी कॉल्ड एलर्जन, ठीक है। अब जब बात करें हम दूसरे एंटीजन की, तो एंटीजन क्या होता है इसके बारे में बात कर लें अगर, तो सेकंड हमारे पास टर्मिनोलॉजी जो आती है, व्हाट इट विल बी एंटीजन, जो मैंने आपको बताया। तो एंटीजन कुड बी अ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, या कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ फॉरेन माइक्रोब्स which results invading जो इन्वेड करते हैं, invading human body resulting in production of antibodies, या कह सकते हैं कि resulting in production of antibodies के अलावा रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, या उसके अलावा क्या कह सकते हैं, व्हाट वी विल कॉल रिजल्टिंग इन एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। देखो बहुत बारीकी समझेंगे, ये हमारी बॉडी हो जाती है अगर आप ध्यान से देखोगे तो।
ठीक है, मेरी डायग्राम थोड़ी सी खराब है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिटर्न। ओके, हैंड्स मैंने सिंबॉलिक बनाया है, ये है, ये विल बी, ये बन जाएगा, ये दो बार माइटी राजू। ओके, सो व्हाट वी विल कॉल दिस, कि जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन माइक्रोब आता है, ये जो हमारा एलर्जन आता है, एंटीजन आता है, तो हियर इट इज कॉल्ड एंटीजन। ठीक, सपोज ये एंटीजन आया, व्हाट आई एम सेइंग, इट इज कॉल्ड एज एंटीजन आया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो एंटीजन आया हमारी बॉडी में, ये फर्दर एक्टिवेट करेगा किसको, इम्यून सिस्टम को। हमारे इम्यून सिस्टम में फर्दर एक्टिवेशन होगा किसका, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो हमारा था, सॉरी थोड़ी सी डायग्राम गंदा बन गया, बट आप ध्यान देखोगे तो ये हमारी एंटीबॉडीज जो हैं, दिस इज एंटीबॉडी। मैं एक सिंबॉलिक यहाँ बना देता हूँ, एंटीबॉडीज के अलावा आप लिख लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो, दिस इज एंटीजन, मैंने ये एंटीजन बनाया, ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ, और बॉडी ने इम्यून सिस्टम के थ्रू एंटीबॉडीज बनाई, और ये एंटीबॉडीज इनसे अटैच होती है पार्टिकुलरली, ये पोर्शन होता है, अटैच होती है पार्टिकुलरली। एंटीबॉडीज का अगर आप देखोगे डायग्राम, तो हैवी चेन और लाइट चेन होती है वहां पे। उसके बाद से जो कनेक्शन होता है एंटीबॉडीज में, मैं फर्दर आगे आपको बताऊंगा एंटीबॉडीज का, जब भी आप या माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर, तो उसमें देखोगे लाइट चेन, हेवी चेन होता है, इसमें कनेक्शन करते हैं, जो फर्दर बाद में कनेक्ट करते हैं किससे, अगर आप देखोगे तो उनमें से जाके वो ही एंटीजन की बॉडी से कनेक्ट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है की लॉक, ये एंटीबॉडीज आके, जो ये एंटीबॉडीज हैं, ये फर्दर आके किससे जुड़ती हैं, हमारे एंटीजन से, और इसे क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो भी हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन हुआ, या तो हमें रैशेज हो गए या हमें फीवर आ गया, तो ये एंटीबॉडीज आकर इस पार्टिकुलर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और फिर रैशेज गायब हो जाते हैं, और फीवर धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है। तो हमारा दो टर्म मैंने आपको बताया, तीन टर्म सॉरी, दैट इज वन इज एलर्जन, आई थिंक दो ही बताया है, एलर्जन, एंटीजन, और एक तीसरा जो टर्म है वो क्या है, एंटीबॉडी, जो मैंने आपको बताया। थर्ड वन इज एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी ये कैसे होती हैं, रिजल्ट्स इन द ड्यू टू इन्वेडिंग ऑफ बॉडी बाय द एंटीजन। अगर कोई एंटीजन, कोई पार्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें इन्वेड करता है, तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक तीन जो टर्मिनोलॉजीज थे रिलेटेड से इन्फेक्शन कंट्रोल की, बहुत बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि सभी लोग समझ पाए। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, इस टर्मिनोलॉजीज के बारे में शुरुआत किया, उसके बाद ही इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शन होता क्या है, इन्फेक्शन कितने स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। बट पहले बहुत जरूरी होता है कि हम बेसिक चीजों को समझें, बेसिक जो मोटी मोटी बातें हैं, जो बेस हो हमारा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, देन वी विल फर्दर मूव टुवर्ड द मेकिंग द बिल्डिंग। या फाउंडेशन हमारा अच्छा रहेगा, तभी हम एक अच्छे अपार्टमेंट या अच्छा एक घर बना सकते हैं, अच्छी मजबूत दीवार बना सकते हैं, अच्छी मजबूत एक पार्टिकुलर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो हम एक स्टैच्यू बनाएंगे, उस चीज को खड़ा कर सकते हैं। तो जरूरी होता है कि हमारा जो बेस हो वो स्ट्रांग हो। तो बेस के लिए हम क्या करते हैं, टर्मिनोलॉजीज को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इन्फेक्शन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आएंगी। मैंने आपको तीन टर्मिनोलॉजीज बता दिया था, एंटीजन, एलर्जन और एंटीबॉडी। नाउ अनदर टर्मिनोलॉजी की अगर बात करेंगे, तो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इट इज, एंटीबॉडी, sorry not antibody, that is antiseptics. We will know about the next terminology जो आएगी हमारे इस चैप्टर में, वो क्या है अगली टर्मिनोलॉजीज, तो that is antiseptics, antiseptics। आप हमेशा देखते हो कि जब भी कोई कटा होता है, हमारा कोई कट लग जाता है, तो हम कहते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लो। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, मैं कोई यहाँ प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, बोरोप्लस क्रीम का नाम सुना है आपने। बोरोप्लस क्रीम एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। उसके अलावा भी बहुत सारी क्रीम होती हैं जो हम यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं। और भी जो केमिकल्स होते हैं वो एंटीसेप्सिस के तौर पे, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनके तौर पे यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स होती क्या है, सबसे पहली बात उनके बारे में जानेंगे। तो जब भी बात करें तो इसको कह सकते हैं, इट कुड बी कॉल्ड एज a kind of germicides। मैं germicides क्यों कह रहा हूं, एक टर्मिनोलॉजी आ रही है germicides।
आप देखोगे जर्म को मारने वाले, जैसे हर्ब को मारने वाले हर्बिसाइड्स होते हैं, पेस्ट को मारने वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं, सच दैट जर्म्स को मारने वालों क्या कहते हैं, जर्मिसाइड्स कहते हैं, ठीक है। अ काइंड ऑफ जर्मिसाइड्स, ठीक है, यूज्ड ऑन लिविंग, ठीक है, अ काइंड ऑफ जर्मिसाइड्स यूज्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिश्यूज, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन्स कह सकते हो, ऑर्गेनिज्म ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिज्म और टिश्यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, या टू प्रिवेंट व्हाट, accumulation of germs on the surface, on that surface, okay, on that surface। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि काइंड ऑफ जर्मिसाइड है जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यूज पे यूज करते हैं। अगर आप बात करोगे फिर आप कहोगे सर, अगर आप देखोगे कि अगर हम जो नॉन लिविंग सरफेस है या फिर नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो लिविंग पे यूज होती हैं, और जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं that are considered to use as in the non living surfaces पे, जो भी हमारा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, प्लास्टिक हो गया, फर्श हो गई, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ध्यान रखना उसको कहते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जो एनिमेट नहीं होते बेसिकली, जो कहते हैं लिविंग नहीं होते हैं, उन केस में हम क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। तो हमेशा कुछ लोग कहते हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, कुछ लोग सेम मान लेते हैं, बट नहीं, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स जो होती हैं बेसिकली दो चीजें होती हैं, वो अलग अलग चीजें होती हैं। आप देखोगे मैं फर्दर डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा एंटीसेप्टिक्स था, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो ये एग्जांपल से हो सकता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो अल्कोहल इज कंसीडर्ड एज एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। तो थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा जो लेस अमाउंट में होता है, लेस कंसेंट्रेशन में होता है, उसे हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अल्कोहल पी लेना एंटीसेप्टिक्स है, ठीक है। अल्कोहल पी लेना एंटीसेप्टिक नहीं है, अल्कोहल का यूज करते हैं फर्दर एंटीसेप्टिक के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर वन एग्जांपल, दैट इज क्लोरहेक्सिडिन। व्हाट इट इज? क्लोरहेक्सिडिन। उसके अलावा अगर बात करें तो क्या हो सकता है, आयोडीन। देखो आयोडीन, नमक की बात नहीं कर रहा मैं, आयोडीन हमारा जो एलिमेंट है वो सेम है, बट आयोडीन हम यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। कुछ कंसंट्रेशन लेके यूज करते हैं, 2%, 1%, 5%, 10%, हर कंसंट्रेशन का अपना अलग अलग यूज होता है। अगर देखोगे तो हर कंसंट्रेशन के हिसाब से होता है। कुछ कंसंट्रेशन जो होते हैं हम वॉश आउट करने के लेते हैं, कुछ कंसंट्रेशन जो होता है वो हम इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए लेते हैं, इन्फेक्शन क्लीनिंग के लिए लेते हैं, या फिर वुंड क्लीनिंग के लिए लेते हैं। कुछ होते हैं हम आयोडीन का जो कंसंट्रेशन होता है वो बेसिकली हम अपना माउथ वॉश के लिए भी लेते हैं, ठीक है। तो हर कंसंट्रेशन का आयोडीन का अलग यूज होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो क्लोरोजाइलेनॉल, क्लोरोजाइलेनॉल इज अ वन ऑफ काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। तो मैंने आपको चीजें बताई कि एंटीसेप्टिक्स होता क्या है। ये काइंड ऑफ जर्मिसाइड है जिसको यूज करते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे, ताकि एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया या कोई जर्म्स, बैक्टीरिया या फिर वायरस कह सकते हैं, कोई और माइक्रोब्स कह सकते हो। जर्म्स के अलावा आप लिख सकते हो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स, ओके। बैक्टीरिया और माइक्रोब्स किसी सरफेस पे, किसी लिविंग सरफेस पे होते हैं, तो क्या यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं। अच्छा, एंटीसेप्टिक्स के साथ एक वर्ड उसके बाद आता है एसेप्सिस, ठीक है। जैसे सेप्टिक्स होते हैं, सेम वर्ड आता है एसेप्सिस, सेप्सिस और एसेप्सिस। तो सेप्सिस और एसेप्सिस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे कि एसेप्सिस और सेप्सिस क्या होता है। सो इफ वी टॉक अबाउट एसेप्सिस, व्हाट इज एसेप्सिस एंड व्हाट इज सेप्सिस। तो देखो सेप्सिस वो प्लेस होता है जहां, या सेप्सिस वो हमारा सरफेस होता है जहां पे हमें वुंड्स हैं, ठीक है, और वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का प्रेजेंस है, ठीक है। वुंड एरिया या यू कैन कॉल इंजर्ड एरिया, इंजरी कह सकते हो, इंजरी। और यहाँ क्या है, इन्फेक्शंस, ठीक है, नॉट इन्फेक्शंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एबंडेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म abundance, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस है या abundance है, दैट इज कॉल्ड एज सेप्सिस। और एसेप्सिस क्या है कि दैट इज एंटीसेप्टिक्स, या फिर कह सकते हो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है, या प्रिवेंशन फ्रॉम माइक्रोब्स, प्रिवेंशन मेथड्स
या मीजर्स लिख लो, मीजर्स फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इस कंसिडर्ड एसेप्सिस। ठीक है, एसेप्सिस वो होता है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस नहीं होता है। हम वेरियस डिसइंफेक्टेंट और वेरियस एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं बेसिकली, किस लिए, ताकि जो हमारा एरिया हो, जो हमारा सरफेस हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो, माइक्रोबियल एक्शन के फ्री हो। बट सेप्सिस में क्या होता है, वुंड एरिया होता है, इंजरी एरिया होता है, उस एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अबेंडेंस होता है, माइक्रोब्स रहते हैं उस केस में। और अगर हम कुछ उस वुंड को छेड़ते हैं तो माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं। अगर उसका टाइम से इलाज भी नहीं करते हैं उस केस में माइक्रोब्स बढ़ते हैं और फर्दर वो ज्यादा वर्स हो जाती है कंडीशन और ट्रीटेबल नहीं हो पाती। उस केस में एम्पुटेशन करना पड़ जाता है, फिर कोई और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसेप्सिस था और सेप्सिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक और वर्ड आएगा that is called as bioburden। ओके, अगर एक और टर्मिनोलॉजी की बात करें that is bioburden। देखो बायोबर्डन जैसा नाम ही सुनने में आ रहा है, बायोबर्डन, बर्डन मतलब क्या होता है, भार होना है, कहते हैं कि हमारे पे बर्डन है, काम का बर्डन है। ठीक है, इस पे क्या है, बायोबर्डन। बायो शब्द जब भी आए तो बायोलॉजी में जो बायो होता है जंतु को, जीवों को दर्शाता है। तो बायो शब्द जब भी आएगा इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड है, बहुत ज्यादा लोड है किसी पार्टिकुलर सरफेस पे। तो डेट इज कहते हैं कि एक्सेसिव लोड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स on a surface before disinfection या एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स जो करते हैं बेसिकली उसके पहले, बिफोर डिसइंफेक्शन। तो ये हमारा बायोबर्डन है। बायोबर्डन क्या है कि उस पार्टिकुलर सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सेसिव लोड हो जाता है डिसइंफेक्शन के पहले। अगर हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसके बाद तो बायोबर्डन मिटा देते हैं, जो वहां लोड होता है, जो माइक्रो होता है उनको क्लियर कर देते हैं। बट जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिसइंफेक्शन के पहले जितना भी उस पार्टिकुलर स्पेस में कहें जो रहते हैं, पार्टिकुलर जो सरफेस होता है वहां पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोबर्डन। कि कितने अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सरफेस पे हैं बिफोर डिसइंफेक्शन। तो ये हमारा बायोबर्डन था और मैंने आपको सेप्सिस बताया। अब अगला टर्मिनोलॉजी जो है वो है ब्लड बॉर्न पैथोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड बॉर्न पैथोजन होता क्या है या डिसइंफेक्शन पहले देख लेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है दैट इज डिसइंफेक्टेंट्स। ओके, डिसइंफेक्टेंट्स। देखो मैंने दो चीजें बताई, वो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स बहुत ही बेहद जरूरी है। एंटीसेप्टिक्स जो होती है हम बॉडी पे यूज करते हैं, ऑर्गन से टिश्यूज वगैरह भी यूज करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो माइक्रोबियल एक्शन से फ्री रहे, माइक्रोब से फ्री रहे। बट डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सरफेस होता है, कोई चेयर होती है, कोई बेड होता है, हम वहां यूज करते हैं ताकि क्या हो, हमारा जो सरफेस हो वो माइक्रोबियल एक्शन की या फिर माइक्रोब्स के फ्री हो, बायोबर्डन वहां पे ना रहे। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है कि बेसिकली दीज आर क्लीनिंग एजेंट्स। व्हाई आई एम कॉलिंग इट ए क्लीनिंग एजेंट? अगर आप देखोगे क्लीनिंग एजेंट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये माइक्रोब्स को क्लियर करती हैं। ठीक है, क्लीन करती हैं। दीज आर उस पार्टिकुलर सरफेस को क्लीन करती हैं। दीज आर क्लीनिंग एजेंट्स यूज्ड फॉर inanimate objects to free from माइक्रोबियल लोड, है ना। माइक्रोब्स कह सकते हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो या माइक्रोबियल लोड भी कह सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट यू कैन कॉल एफिशिएंटली। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रोब से जो फ्री करने के लिए जो एजेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं बेसिकली। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट्स में क्या आएगा, देखो डिसइंफेक्टेंट्स कौन कौन से होंगे, वो अलग अलग तरीके होते हैं। लाइजोल वगैरह यूज करते हैं, है ना, लाइजोल, फिनाइल, दैट इज कंसीडर्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, फिनाइल यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट। हम फर्श को साफ करते हैं, क्यों करते हैं, लाइजोल साफ करते हैं, फिनाइल साफ करते हैं, ताकि जो हमारा हार्पिक वगैरह होता है उसे साफ करते हैं। जो हम साफ करते हैं, जो फर्श होती है, जो डिसइंफेक्टेंट्स, जो बेसिकली जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं उस पे, उनको क्लीन करने के लिए हम इन डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। ओके, तो जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये देखो क्या होता है, इनकी एक खासियत,
कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो मार देते हैं, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, बेसिकली डेड किल कर देते हैं, बट एक चीज होता है वो इनके स्पोर्स को मारने में नाकामयाब रहते हैं, ठीक है। जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, एंडोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, बेसिकली एंडोस्कोपिक स्पोर्स जो होते हैं उनको क्लीन करने में जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो अनेबल होते हैं, इनेबल होते हैं, इनेबिलिटी रहती है इनकी, कैपेबल नहीं रहते हैं कि स्पोर्स को क्लीन कर सके। तो ये डिसइंफेक्टेंट्स का एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि स्पोर्स होंगे उनको वो किल नहीं करेगा, उसके लिए फर्दर हमें कोई दूसरा केमिकल जो क्लीनिंग एजेंट है या फिर केमिकल क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग केमिकल एजेंट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज डिसइंफेक्टेंट की बात कर ली हमने। अब जो हम एक मैंने आपको वर्ड बताया दैट इज ब्लड बॉर्न, ठीक है, ब्लड बॉर्न पैथोजन। देखो ब्लड बॉर्न पैथोजन नाम सुनने से आ रहा है, ब्लड बॉर्न पैथोजन वैसे पैथोजन जो ब्लड की वजह से होते हैं, जो जैसे मान लो किसी का तुमने ट्रांसफ्यूजन किया ब्लड में और तुमने चेक क्यों नहीं किया, हमेशा देखना ब्लड बैंक में जब भी आपका ट्रांसफ्यूजन होता है तो ब्लड बैंक में हमेशा टेस्टिंग होती है कि क्या पेशेंट साइफिलिस, क्या पेशेंट कोई कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि साइफिलिस होता है, HIV होता है, उनसे तो सफर नहीं कर रहा, या कोई ऐसी डिजीज जो ब्लड के थ्रू हम एक दूसरे को क्या कहते हैं शेयर कर लेते हैं या फिर चली जाती है, कम्युनिकेट हो जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है, तो वैसी डिजीज को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जो ब्लड बॉर्न पैथोजन होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही जाते हैं, एक जगह से या एक पर्सन टू अनदर पर्सन या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड बॉर्न पैथोजन। सपोज आपका कोई कट लगा है, जैसे कि आप बार्बर के पास जाते हो तो बार्बर हमेशा देखना ब्लेड चेंज करता है, अगर नहीं करता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपना ब्लेड चेंज करवाओ, इट इज नेसेसरी टू चेंज द ब्लेड, और ये पॉसिबल तो उसे स्टरलाइज करने की कोशिश करो, उसका जो ब्लेड है जो वो उस तरह जो यूज कर रहा है उससे स्टरलाइज कर ले, वो बेसिकली सैनिटाइजर का यूज करे या फिर वार्म वाटर रखा है तो उसने वार्म वाटर में डुबा के कुछ देर रख देना है 2 to 5 मिनट्स, ताकि आपका स्टरलाइजेशन हो जाए। क्योंकि अगर किसी प्रीवियस पर्सन को कोई पार्टिकुलर कम्युनिकेबल डिजीज होती है और उसे कट लगता है और वो पर्सन उसी उस तरह से आपको बनाता है, आपकी जो बार आप जो बाल कटवाने को आपकी हेयर कटिंग करता है और आपको कोई कट लगता है, तो इन दैट केस देयर इज अ स्लाइट चांसेस कि जो पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज है वो आपको भी हो जाएंगी, स्लाइट चांसेस रहते हैं कि वो कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। तो इसलिए पहले क्या था कि पहले लोग पुस्तरा को पत्थरों पे पिजाते थे ना, तेज करते थे, धार तेज करते थे उसकी, बट राइट नाउ ऐसा है कि आपको अब ब्लेड चेंज करके यूज करना है, ठीक है। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट ब्लड बॉर्न पैथोजन हम ऐसे प्रोसीजर्स, हम ऐसे मेजर्स लेते हैं ताकि जो हमारा ब्लड बॉर्न जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे बच सके, जो पैथोजन है जो ब्लड से होती है वो ट्रांसफर होते हैं उनसे हम बच सकें। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। अब आगे एक और टर्मिनोलॉजी है छोटी सी, थोड़ी सी 1 या 2 टर्मिनोलॉजी बची हुई है, उसको देखेंगे। तो अब बात करेंगे अगले टर्मिनोलॉजी की, दैट इज इंडोटॉक्सिन। ओके, क्या है इंडोटॉक्सिन? मैंने आपको बताया डिसइंफेक्टेंट के बारे में, एंटीसेप्टिक्स के बारे में, एसेप्सिस क्या होता है, लेजन क्या होता है, एंटीजन, ये बेसिक सी चीजें हैं, मैंने पहले क्लियर कर दी कि अगर जब हम पढ़े इन्फेक्शन कंट्रोल चैप्टर को तो आपको दिक्कत ना हो, आप इन टर्मिनोलॉजीज के सहारे सारी चीजों को जान जाओ, ठीक है। तो इंडोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन क्या होता है? देखो ये भी टर्म जब भी आएगा तो अगर इंडोटॉक्सिन की बात करें तो देखो इंडोटॉक्सिन क्या होता है कि ये जो हमारा बेसिकली लिपोपोलीसेकेराइड होता है। देखो लिपोस क्या, लिपिड है ना, फैट, जहां भी लिपो वर्ड है दैट इज लिपिड, लिपिड, लिपिड कहते हैं किसको, लिपिड की बात करेंगे दैट इज फैट्स, ठीक है, ये फैट्स होता है। तो लिपोपोलीसेकेराइड जो होता है वो किसका होता है? बेसिकली लिपोपोलीसेकेराइड किसका होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ओके, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया which is toxic character, ठीक है। सॉरी, कैरेक्टर या कहते हैं दैट इज टॉक्सिक कैरेक्टर, दैट इज टॉक्सिक कैरेक्टर किसका, ठीक है, किसका टॉक्सिक कैरेक्टर? ऑफ विच बेसिकली क्या resides in lipid protein, ओके। देखो एंडोटॉक्सिन जो होता है वो लिपोपोलीसेकेराइड होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का। क्या होता है बेसिकली, जो एक टॉक्सिक कैरेक्टर होता है जिसमें रहता है लिपिड के प्रोटीन में रहता है, ठीक है, जो लिपोपोलीसेकेराइड है उसके प्रोटीन में रहता है और एक टॉक्सिक कैरेक्टर है।
मैं टॉक्सिक क्यों कह रहा हूं? देखो, जब भी बात आई टॉक्सिक की, व्हाई आई एम सेइंग इट इज टॉक्सिक, कि जो टॉक्सिक कैरेक्टर क्या करता है कि जब एक्सपोजर होता है इसके बैक्टीरियल कंपोनेंट से, जो एक्सपोजर होगा बैक्टीरियल कंपोनेंट से इंडोटॉक्सिन के बैक्टीरियल कंपोनेंट से, तो व्हाट वी विल सी कि इट रिजल्ट्स इन पायरोजेनिक रिएक्शंस। पायरोजन की बात जब भी आएगी तो याद रखना, पायरोजेनिक रिएक्शंस, व्हाट वी कॉल्ड पायरोजेनिक इज टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। पायरोजन मतलब क्या? फीवर हो जाना, ठीक है, टेम्परेचर का इंक्रीज करना। तो पायरोजेनिक रिएक्शन हो सकता है बॉडी हीट कर जाती है, उसके इसमें बॉडी में टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो ये इंडोटॉक्सिन के बारे में बताया, एक टर्मिनोलॉजी जो आती है कभी कभी यूज में आएगा कि इंडोटॉक्सिन क्या होता है। तो ये लिपोपॉलीसैकेराइड है किसका? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, दैट इज टॉक्सिक कैरेक्टर ऑफ विच रिसाइड्स इन लिपिड प्रोटीन। वो टॉक्सिक कैरेक्टर है एंडोटॉक्सिन जो है वो किसका? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। कहाँ रिसाइड करता है? तो लिपिड के प्रोटीन में रिसाइड करता है, जो लिपिड प्रोटीन रहता है उसमें रिसाइड करता है। और क्या करता है? टॉक्सिक कैरेक्टर क्यों है कि जब भी एक्सपोजर होगा इसके बैक्टीरियल कंपोनेंट से तो पायरोजेनिक रिएक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फीवर होने के चांसेस हैं, पायरेक्सिया होने के चांसेस हैं। पायरोजेनिक मतलब क्या? हाइपर पायरेक्सिया या पायरेक्सिया होने के चांसेस हो जाते हैं। एक अगला टर्म जो है जो बहुत ही कॉमन है, मैंने आपको बहुत बार बताया उसके बारे में, दैट इज, ध्यान से देखोगे याद करोगे तो वो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। बहुत बारी ये इन्फेक्शन आया है, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, है ना। अच्छा, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस को एक और नाम कहते हैं, दैट इज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। सेम बात है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शंस जो हमें हॉस्पिटल आने के पहले नहीं थे, ठीक है, बट हमने हॉस्पिटल आने के बाद गेन कर लिया। क्यों? दूसरे जो पेशेंट है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से, या उस पार्टिकुलर वार्ड में रहने की वजह से, या उस पार्टिकुलर एयरबॉर्न डिजीज होगी उसकी वजह से हम उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में गए तो हमें वो डिजीज कैच कर गई। तो वो जो इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हम उन्हें कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज थी। एक लास्ट टर्मिनोलॉजी जो थोड़ी सी बची हुई है वो है इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। देखो बहुत हम क्या कहते हैं ना कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को हमेशा आइडेंटिकली इंटरचेंजेबली टर्म यूज कर लेते हैं कि इम्यूनाइजेशन मतलब क्या? वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन मतलब क्या? इम्यूनाइजेशन। तो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है वो देखेंगे कि इम्यूनाइजेशन है ना, इम्यूनाइजेशन, और एक टर्म है वैक्सीनेशन, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। या यहां हम लिख लेते हैं, ठीक है, साइड पर, वैक्सीनेशन। देखो, तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। क्या है? इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस बाय विच a person gets immunity, और क्या कह सकते हो, डिफेंस मिलता है उसको रोकने के लिए, ठीक है, गेट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज, किसी डिजीज के अगेंस्ट हमें जो इम्यूनिटी मिलती है, जो डिफेंस मिलता है, जो प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। इम्यूनिटी के अलावा प्रोटेक्शन लिख सकते हो, जो हमें रक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड एन इम्यूनाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। बट इन अदर हैंड वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो वैक्सीनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग या क्या कह सकते हैं, इनोकुलेटिंग, एक वर्ड टर्म यूज होता है, इनोकुलेट करना, है ना, इनोकुलेटिंग लाइव और किल्ड बैक्टीरिया, alive or killed bacteria in a human body to generate immune response, that is called as vaccination। तो वैक्सीनेशन जो होता है वो क्या होता है कि कोई भी एक पार्टिकुलरली लाइव या किल्ड बैक्टीरिया को हम ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करते हैं, इनोकुलेट करते हैं, किसके लिए? हमें इम्यून रिस्पांस को जनरेट करने के लिए बॉडी की तरफ से, ताकि हमारा जो वैक्सीनेशन हो वो सफल हो। बट हमेशा ध्यान रखना एक चीज, एक लाइन बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन डजंट गारंटी दैट इम्यूनिटी वी विल गेट, है ना।
वैक्सीनेशन डज नॉट गारंटी इम्यूनिटी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीनेशन आपने किया तो उससे पार्टिकुलर डिजीज की इम्यूनिटी हो ही जाए, है ना। जैसे कोविड-19 के टाइम में देखा था कि हमने कोविड-19 का टीका लिया, कोवैक्सीन लिया या कोविशील्ड लिया, तो इसकी कोई गारंटी थी कि हमने जो कोविशील्ड लिया वो 100% प्रोटेक्शन करेगा। कोविशील्ड 87% या 86% तक ही सेव कर पाता था, फिर भी हमें इन्फेक्शन हो ही जाते थे कोविशील्ड के पोस्ट जो इम्यूनिटी होती है, जो पोस्ट फेज होता है इम्यूनिटी होने के बाद दोबारा पोस्ट इन्फेक्शियस फेज, वापस हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते थे, ठीक है। तो इसकी वैक्सीनेशन की कोई गारंटी नहीं है कि आप एक बार वैक्सीनेट हो चुके हो तो इम्यूनिटी गेन पार्टिकुलर जो हमारा माइक्रोब है उसके खिलाफ हो ही जाए। हो सकता है उसका दूसरा वेरिएंट जो आता था, जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था बाद में H1 H5, उसके अलावा H1 या H5 वेरिएंट करके कुछ दूसरा वेरिएंट आया था, उसमें जो था JN1 वेरिएंट आया था, ठीक है, JN.1 वेरिएंट आया था, उसमें भी क्या था, हम वो कैच कर रहा था पर्टिकुलर पर्सन को, वो पकड़ ले रहा था या फिर हो जा रहा था, इन्फेक्शियस हो जा रहा था, बट इम्यूनिटी गारंटी नहीं कर पा रहा था। जो वैक्सीन हमने लिया था वो गारंटी नहीं कर पा रही थी। तो ये अंतर होता है। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि पर्सन को उस पार्टिकुलर डिजीज की अगेंस्ट इम्यूनिटी मिल चुकी है, वो डिजीज उससे नहीं हो सकती। बट वैक्सीनेशन में क्या है कि तुमने वो वैक्सीनेट किया है लाइव या किल्ड बैक्टीरिया को, इसकी गारंटी नहीं है कि इम्यूनिटी वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ठीक है, 100% नहीं हो पाता है। तो ये हमारा वैक्सीनेशन था और इम्यूनाइजेशन। अच्छा, एक वर्ड और आता है वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, वैक्सीन क्या है। तो इसको कह सकते हैं अ प्रोडक्ट। क्या है वैक्सीन? एक प्रोडक्ट है दैट गिव्स अस, ठीक है, या दैट प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी, है ना, दैट गिव्स अस प्रोटेक्शन या फिर दैट प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी, ठीक है, या तो इम्यूनिटी देता है या हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन होता है बेसिकली। लास्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, उसमें मैं यहीं ऊपर लिख देता हूँ, अंतिम टर्मिनोलॉजी है वेंटिलेशन। बहुत ही कॉमन और बहुत आराम से बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है। वेंटिलेशन क्या होता है, देखो कि द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, या प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और सप्लाइंग, क्या, रिमूविंग और सप्लाइंग एयर, सप्लाइंग एयर, ठीक है, थ्रू मैकेनिज्म या मैकेनिकल, सॉरी नॉट मैकेनिक्स, मैकेनिकल मीन्स टू और फ्रॉम एनी स्पेस, किसी स्पेस से एयर को निकालना या सप्लाई करना कि हम अपनी कंडीशनड इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन। एसी जो होता है वो क्या होता है, वेंटिलेशन उसमें होता है। वापस कंडीशनड, एसी क्यों कहते हैं, एयर कंडीशन। हमने जैसे हमने बनाया चाहे कि गर्मी है तो हम 22 डिग्री बनाए, तो हमने कंडीशन बनाया, हमने वेंटिलेशन प्रॉपर दी, बाहर जो कंप्रेसर होता है वो बाहर एग्जॉस्ट करता है और अंदर ठंडी हवा आती है, तो दैट इज वेंटिलेशन की। या फिर हम देखते होंगे पुराने घरों में ऊपर वेंटिलेटर बनाया जाता था कि जो घर का जो इन्वायरमेंट हो, जो रूम का जो इन्वायरमेंट हो वो हेल्दी रहे, जो माइक्रोब्स को पनपने लायक इन्वायरमेंट ना हो, मॉइस्ट इन्वायरमेंट ना हो, फ्रेश एयर आए और गेट के थ्रू चले जाए। खिड़की जो बनाते हैं क्यों बनाते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बनाते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट रहेगा और दैट विल बी फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फेवरेबल रहेगा। तो ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको बताया, बेसिक सी बात। स्टार्ट करने से पहले चैप्टर इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में, ठीक है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वैक्सीन क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस क्या होता है, एलर्जन वगैरह सबके बारे में बता दिया। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, और कोई डाउट्स हो तो पूछेंगे, और बहुत ही बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को जैसे मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद अब आगे देखेंगे इन्फेक्शन होता क्या है, इन्फेक्शन के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।